हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम सिविल सर्विसेज और स्टेट एग्ज़ाम्स के सभी विषयों का एक विधिवत अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हर विषय के बारे में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कराया जाए कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आइए हम स्वागत करते हैं आपका फिर से और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के विषय में, और जीव विज्ञान में हम आज बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और जिस तरीके से आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं ऐसे ही पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने साथियों से भी लाइक करवाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अपना ही चैनल समझते हुए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और आज का हमारा जैसा टॉपिक है, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी की। तो सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी और इन्होंने पौधे में सेल वॉल का खोज किया था। तो आज हम इसी सेल बायोलॉजी की बात करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उनका फंक्शन किस तरीके से होता है। और हम एक इस तरीके का अध्ययन करेंगे जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर एक बायो स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये इसमें बहुत सारी डिटेलिंग हो जाएगी, बट हम उस तक लिमिटेड रहेंगे कि जहाँ तक हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारे सेल बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो इस तरीके के पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, डीएनए हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर साइटोप्लाज्म, इस तरीके की कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारी इस कोशिका में कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इन संरचनाओं के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे इन पार्ट्स का क्या फंक्शन है और किस पार्ट कहाँ पे जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है। इन सब चीज़ों को आइए हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं कोशिका की, कोशिका की, तो कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है और एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर में ही, प्रोकैरियोट सेल। और दूसरा हमारा यूकैरियोट सेल, ये सेल होता है। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स में सेल को विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इनमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं अगर, तो इसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस की संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना, तो वो भी इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया या अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, तो वो भी अनुपस्थित होते हैं। ये भी क्या है, अनुपस्थित होते हैं इसमें। और ये एक तरह से प्रारंभिक कोशिका होती है। प्रारंभिक कोशिका होती है और नॉर्मली बैक्टीरिया, जो मोनेरा जीव जगत के जो जीव होते हैं मोनेरा के, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें इस तरह के सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, ये सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, न्यूक्लियस यहाँ पर तो है यूकैरियोटिक में, बट यहाँ पर अब्सेंट है। ठीक, अगर आप बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो भी यहाँ पर अब्सेंट है। ठीक, तो और इसी तरीके से आप क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर अब्सेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो ये पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, और इसमें केंद्रक हो गया, मतलब न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सभी कुछ होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें हमारा न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है
और इसमें हमको सारे के सारे पार्ट देखने को मिलते हैं, राइबोसोम वगैरह सब कुछ होता है, ये पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है। और इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है हमारा जंतु कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका, और दूसरी हमारी होती है पादप कोशिका, दूसरी हमारी होती है पादप कोशिका, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे अभी हमने बात की एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, तो एक रफ डायग्राम, रफ क्या पूरा ही डायग्राम है ये, तो इस तरीके की संरचना हमको देखने को मिलती है प्लांट की और एनिमल सेल की। अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में अलग अलग देखना चाहें, अलग अलग अगर हम देखना चाहें, तो देखिए ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ ए प्लांट सेल है, ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, और ये हमारा एनिमल कोशिका है, ये हमारा एनिमल कोशिका है। यदि हम देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं इन दोनों की, जंतु कोशिका और पादप कोशिका की, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए जैसे ये सेल वॉल, देखिए यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, बट अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है पादप कोशिका में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका सेल वॉल है, बट यहाँ पर आपकी सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपके सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, ये सिर्फ पौधों में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर लें, चाहे हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें या फिर हम बात कर लें सेल वॉल की, ये हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमको पादप कोशिका, प्लांट कोशिका में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें लाइसोसोम की, ठीक, अगर हम बात करें ये लाइसोसोम और दूसरा सेंट्रियोल, तो ये हमको जो है ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे ये बात की जाए कि कौन कौन से सिर्फ पौधों में मिलते हैं, कौन से पार्ट सिर्फ पौधों में मिलते हैं, सिर्फ पौधों में, पादप में मिलने वाले, पौधों में मिलने वाले कौन से हो गए थे हमारे, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। और वहीं पे हमारे जो जंतु वाले थे वो कौन से हैं, एनिमल में लाइसोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं कि ये पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली देखने को मिलती है। क्या होता है, जिनमें दोहरी झिल्ली देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनको भी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अंग हैं, ठीक, उनको हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अंग हैं जिनमें दोहरी झिल्ली देखने को मिलती है। तो जो हमारा न्यूक्लियस है और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इनमें हमको क्या होता है, इनमें हमको दोहरी झिल्ली देखने को मिलती है, ठीक। और कुछ ऐसे कोशिका अंग होते हैं जो सभी कोशिकाओं में मिलते हैं, इनमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली देखने को मिलती है, इनमें दोहरी झिल्ली देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है कि इसमें कौन से ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन से में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम जैसे और हम बात करते हैं, तो फर्दर अगर हम बात करें, तो ऐसी कोशिकांग जो सभी कोशिकाओं में मिलते हैं, ऐसे कोशिका अंग जो सभी कोशिका अंग में मिलते हैं, तो वो होते हैं राइबोसोम, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ये हमको सभी में देखने को मिलते हैं, सभी, ये दोनों अंग सभी कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। कुछ फैक्चुअल बातें हो जाएं। और सबसे छोटी कोशिका अगर कहें तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसको बायोलॉजी का जोकर भी कहते हैं, अक्सर इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसको बायोलॉजी के जोकर कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका हम देख चुके हैं न्यूरॉन। और विभाजन की क्षमता नहीं होती तंत्रिका कोशिका में जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो ये है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और अगर कोशिका का अनियंत्रित विभाजन हो जाए तो कैंसर रोग हो जाता है, ये भी हमको मालूम है। और वायरस जो होते हैं उनमें क्या होता है, कोशिका नहीं होती है, उसमें कोशिका नहीं होती है, इनमें कोशिका नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ बातें हो जाती हैं इनके बारे में, जो फैक्चुअल बातें हैं वो भी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनके जो अंग वगैरह हैं, सेल के जो अंग हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे अगर हम सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ पादप कोशिका में मिलते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में मिलते हैं, ठीक है। और ये सेल्यूलोज को बने होते हैं, किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। और जब पौधों में कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन होने लगता है, जमा होने लगते हैं, तो इससे ये कठोर होने लगता है इससे, ठीक है। और दूसरा हमारा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मा का, अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मा की, तो ये कोशिका में मिलने वाला द्रव है। क्या है, कोशिका में मिलने वाला द्रव, कोशिका में मिलने वाला द्रव, ठीक है। और इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, क्योंकि सेल एक दूसरे पर इसी के कारण खड़ी रहती हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, सेल एक दूसरे पर खड़ी रहती हैं, एक दूसरे पर खड़ी रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन दोनों अंगों की, तीसरा हमारा है इम्पॉर्टेंट एक अंग, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यह ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक होता है, यह ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। यह ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। और ये 2 स्टेप में होता है, इसमें टोटल 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है और ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। और अगर हम जैसे बात करें तो पहले C6H12O6, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें हमारा पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जमा हो जाता है, ये कॉन्ड्रिया में जमा हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमको 8 एटीपी
ऊर्जा बनती है उसमें 8 एटीपी ऊर्जा बनती है, ठीक है। और इसको जो कहते हैं उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इस चक्र को, इस प्रक्रिया को, इस स्टेज को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर फर्दर क्या होता है, दूसरा होता है क्रेब चक्र, दूसरा होता है क्रेब चक्र, और इसमें 30 एटीपी ऊर्जा बनती है, 30 एटीपी ऊर्जा बनती है। और फिर से हमारा क्या होता है इसमें, जो हमारे इसमें क्या होता है 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, और फाइनल जो हमारा इसका रिएक्शन जो हमारा बन जाता है फिर इस फर्दर में लास्ट में वो इस तरीके से हो जाता है C6H12। लास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें प्लस 6O2 ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 38 एटीपी ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें 38 एटीपी ऊर्जा इसमें निकलती है, ठीक है। तो क्रेब साइकिल क्या करता है, पायरुविक एसिड को अलग अलग मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ये क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तोड़ देता है, अलग अलग तोड़ देता है, ठीक है। और फाइनली क्या बन जाते हैं, CO2 बनता है, H2O बनता है और 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, ठीक। और अगर जैसे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA और RNA होता है, खुद का DNA और RNA होता है। DNA RNA पे भी हमने बात की हुई है, ठीक है, उस पर भी हमने काफ़ी बात की हुई है, उसको भी एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धसंरक्षी अंग भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धसंरक्षी अंग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अर्धसंरक्षी अंग होता है, ठीक। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो हम बात करते हैं राइबोसोम की। किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम की अगर हम बात करें तो यह संरचना सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिलती है, सभी में मिलती है देखने को, सभी प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलती है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में देखने में मिलती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम जैसे बात करते हैं तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पर होता है, प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पर होता है, प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पर होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा एक संरचना है वो है प्लास्टिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारी संरचना है प्लास्टिड, और ये सिर्फ पौधों की कोशिका में मिलता है, सिर्फ पौधों की कोशिका में ये भी मिलता है। अभी हमने जो दो वहाँ किया था इसको भी ऐड कर लीजिएगा, वहाँ पे पौधों की कोशिका में यह मिलता है। और ये जो होता है दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। और इसके भी स्वयं के DNA RNA होते हैं, DNA RNA इसके भी स्वयं के होते हैं, इसलिए यह भी अर्धसंरक्षी अंग है, यह भी अर्धसंरक्षी अंग है, ठीक है। और फंक्शन तथा रंग के आधार पर इसको फर्दर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट। हमने वहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख लिया था क्रोमोप्लास्ट, ठीक। उसके बाद में हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट, 3 हमारे होते हैं ये, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो इसमें क्लोरोफिल A एंड B मिलता है, हरित लवक भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल मिलता है A एंड B, क्लोरोफिल। और इसके जो हरे रंग की अगर हम बात करें तो हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा रंग देखने को मिलता है हमको। और क्लोरोप्लास्ट का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है।
इसका जो क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल का हरा रंग किस कारण से होता है? तो वो मैग्नीशियम के कारण होता है, वो मैग्नीशियम के कारण होता है। तो जो हम पौधों को हरे रंग का कहते हैं, पादप कोशिका वगैरह में जो हरे रंग होते हैं, उसका कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का कारण क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के हरे होने का कारण क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो अगर हम कहें कि मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को नोट करिएगा, इसको कोशिका की रसोई भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यहाँ हो रहा है। कोशिका की रसोई। तो एक हमारा हो गया था पावर हाउस, एक हो गया था प्रोटीन फैक्ट्री, और एक हो गई रसोई। एक प्रोटीन फैक्ट्री है, एक रसोई है। रसोई है कौन? क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। और हमारी तीसरा कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या था हमारा? पावर हाउस। ठीक। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, ये हरे रंग के बजाय, हरे रंग के ना होके किसी और रंग के होते हैं, अन्य रंग के होते हैं। ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं, ये सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या करता है? पक्षियों और कीटों को आकर्षित करता है, पक्षियों और कीटों को आकर्षित करता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्रोमोप्लास्ट क्या हुआ? पक्षी, कीट, इनको क्या करता है? आकर्षित करता है, इनको आकर्षित करता है। वहीं पे अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये क्या करता है? भोजन के संग्रहण में मदद करता है, ये भोजन के संग्रहण में मदद करता है, में मदद करता है। आगे और बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लाइसोसोम की, बात करते हैं लाइसोसोम की। और अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो अभी हमने देखा था कि ये सिर्फ जंतुओं में मिलता है, सिर्फ जंतुओं की कोशिकाओं में मिलता है। ठीक है। और इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। आजकल एक आत्महत्या का केस भी काफ़ी फेमस है, भगवान जाने क्या है वो। ठीक है। और कोशिका को जब लगता है कि उसका लाइफ पूरा हो गया, किसी कोशिका को ऐसा लगे कि वो उसकी लाइफ पूरी हो गई है, तो लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं उनके मेम्ब्रेन फट जाती है, उनकी मेम्ब्रेन क्या होती है? फट जाती है। ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है कि और ये एंजाइम सेल को पचा लेते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं इनमें वो इस सेल को पचा लेते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है? जल का अपघटन वगैरह हो जाता है और पूरी पूरी कोशिका को ये पचा सकते हैं, और इसलिए इनको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन हो गया कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और उसके बाद में हमारा है ये एक हमारा होता है एंडोप्लाज्म, और रेटिकुलर ER के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में एक हमारा पार्ट और होता है गोल्गी बॉडीज़। ये क्या करते हैं? श्रावण में सहायता करते हैं, ये क्या करते हैं? श्रावण में सहायता करते हैं। और ये ग्रंथियों में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। कहाँ सर्वाधिक देखने को मिलते हैं? ग्रंथियों में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की भी। हम न्यूक्लियस की भी अगर हम बात कर लें, एक कोशिका झिल्ली की भी बात कर लेते हैं, हम पहले लिख दिया है तो कोशिका झिल्ली। तो ये क्या होती है? लिपिड व मेम्ब्रेन से बनी संरचना होती है और अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, और लिपिड और मेम्ब्रेन की बनी संरचना है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि कोशिका के सबसे बड़े अंग की, तो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस, तो यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है।
ठीक है। और यह आनुवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, आनुवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। आनुवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और मानव के आरबीसी में उपस्थित होता है, यह मानव के आरबीसी में उपस्थित होता है। उसके बाद में एक और पार्ट अगर हम जो सिर्फ जंतु कोशिका में मिलता है वो है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो सिर्फ जंतु कोशिका में मिलता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यह कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और चूंकि अगर हमने क्या कहा था कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, उसमें हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि ये अब्सेंट होता है वहाँ पे, और चूंकि ये वहाँ पर अब्सेंट होता है इसीलिए तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इन पार्ट्स के बारे में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, आपने सब कुछ नोट भी कर लिया होगा। ऐसे ही इस चैनल को पसंद करते रहिए। अगर आपने अभी ठीक से नहीं नोट किया है, सिर्फ सुन रहे थे, तो दोबारा देख के नोट कर लीजिएगा या 2-3 बार सुन लीजिएगा। यूट्यूब पर पढ़ा ही रहता है, आराम से आप देख सकते हैं कभी भी जब भी आपको समय मिले। और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जितने क्वेश्चन हमारे आते हैं हमने उन तक भी लिमिट रखने का प्रयास किया है अपने आप को, जिससे कि कहीं इधर उधर की एक्स्ट्रा चीज़ों पर ना जाएँ। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पर, और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।